जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज हम आपके लिए घटना चक्र सीरीज के तहत इतिहास का घटना चक्र लेकर आए हैं। तो चलिए कवर करते हैं इतिहास का घटना चक्र बिना किसी देरी के। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र सीरीज। पहला टॉपिक है हमारा पाषाण काल। तो चलिए पाषाण काल के नोट्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे जो कि पाषाण काल से पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता यानी कि आहार जैरवे आदि आती हैं। तो इतनी सी लाइनें पढ़ने से हमको कितनी चीजें मिल गई, आइए देखते हैं कितनी चीजें मिल गई। सिस्टमैटिक स्टडी। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं ये पता चल गया। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। कहां तक हो गया था हमारा, आती हैं तक। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। कब से आरंभ होता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। कितने चरणों में? 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन से। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पूर्व पुरापाषाण काल, जिसमें उपकरण कौन से रहे? क्रोड उपकरण। क्या क्या? हस्तकुठार, खंडक एवं विदारणी। नंबर 2 मध्य पुरापाषाण काल, क्या? फलक उपकरण। तथा तीसरा है हमारा उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें क्या था? दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है से चापर चापिंग पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमुद्रे तथा अतिरमपक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए या प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी कि इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक तथा या फिर और कह लीजिए ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। कहां से? पल्लवरम से। आगे देखते हैं। प्राप्त कर लिया इसने? हाँ कर लिया। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। कितने? 44। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। इन और इनके बाद है ऊपर। क्या है? इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था।
यानी कि पहले से ही मानव मांसाहारी और शाकाहारी दोनों रहा है। ठीक है। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्किबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। आगे देखते हैं। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण या फिर इसको कह सकते हैं हम पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कितने? 14। मध्य पाषाण कालीन मैदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है से हड्डी एवं सी प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने मैदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, सकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मैदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। आगे देखते हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें यानी कि समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिजली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन के प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है, से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़
जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल कोलडीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था, कहाँ गई ये रहा, चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में। सोरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में। राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, से प्राप्त हुआ। गर्तावास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डिटेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाण एक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों में भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आग का उपयोग। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कि कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। अब आगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम तामवंती अर्थात तांवा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चाहर दीवारी से घेरा गया है। ये बड़े खतरनाक नाम है यार। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। मृदभांड समझ रहे हैं आप? मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को। भांड मतलब बर्तन और मृदभांड मिट्टी का। कहते हैं ना बर्तन भांडे, तो वो वाला भांड। वहीं यहाँ पर स्लेब के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण,
और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक परास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां, इनाम गांव पढ़ा होगा आपने उसमें 6 या 7th की हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में। किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरबे, नोवासा और देमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवो संस्कृति यानी कि 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरबे स्थलों में गोदावरी का देमाबाद सबसे बड़ा है। तो कितना मतलब रोचक वो रही होगी ना बात, ही बस्तियां, फिर उनका नष्ट हो जाना, फिर उनका खोदाई में बाहर आना, है ना। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नोवासा जोरबे संस्कृति का स्थल है, से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा, टोटी होना चाहिए, टोटी क्या, टोटी होती है, चलिए जो भी है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जैसे जोरबे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। कितने कमरों वाला? 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। कहाँ गया मकान? जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक, और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यह शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्दावान जिले के पांडुराजर, डिवी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहर। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गोडीदार तश्तरियां और गोडीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। किसकी? बाजरे की।
ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति यानी कि टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषण यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। अब आगे, महाराष्ट्र में मृतक को दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड वरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान यानी कि फ्रैक्शनल वरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पत्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलन कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। अब आगे, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रित कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो ये तो था दोस्तों हमारा नोट्स। अब शुरू होंगे प्रश्न कोश प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। तो आइए अब प्रश्न को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, दोनों थे ना, अभी नोट्स में हमने पढ़ा था। आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। 2015। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया या किया था? तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। यूपीपीसीएस मेंस 2006। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है, तो वह स्थान है आदमगढ़। यूपीपीसीएस 2008, प्री 2008। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण मैदाह से भी प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2010। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं और मदहा से भी। रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी आरओ, एआरओ और पीसीएस 2013। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, तो ये निकले थे कहां से? दमदमा से। दमदमा से। यूपीपीसीएस प्री 2016। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। यूपीपीसीएस मेंस 2005। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमारा नर्मदा घाटी से। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये था जौ। मोस्ट आईएमपी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस प्री 1997। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो किससे प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से 2004 और फिर 2008। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। यूपीपीसीएस मेंस 2010। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। यूपीपीसीएस मेंस 2007, 2010, उसके बाद 2007 में, उसके बाद 2010 में सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय में प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। रिपीटेड क्वेश्चन, बीपीएससी पीसीएस 2018, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा 17, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये है मेहरगढ़। यूपीपीसीएस मेंस 2008। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर से मिलते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2018। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको चालकोलित युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो ऑप्शन है हमारा इसमें ए सही, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभाण मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था एच डी सांकलिया ने। किसने? एच डी सांकलिया ने। क्वेश्चन नंबर 23। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? एमपी में। मध्य प्रदेश। यूपी पीसीएस मेंस 2009। क्वेश्चन नंबर 24 है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संबंधित है संगन कल्लू से। बी इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस मेंस 2009। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 2004 एमपीपीसीएस। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा भीमबेटका। रिपीटेड क्वेश्चन, आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2011-2007। क्वेश्चन नंबर 28। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन। अब्दुल्लागंज, रायसेन। एमपीपीसीएस प्री 2013। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। रिपीटेड क्वेश्चन, आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों को के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये थे बी एस वाकंकर। बी एस वाकंकर। यूपीपीसीएस प्री 2020। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने खोजा। एमपीपीसीएस प्री 2020। गैर एक, हाँ 32 में था हमारा। गैर एक मृदभांड पात्र यानी कि ओपीस ओसीपी का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में हुआ था। नया क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस मेंस 2006। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो यह है बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम से। लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान दे रखे हैं, ख्याति का कारण दे रखा है। बुर्जहोम क्यों फेमस हुआ, या फिर ये क्या है, चंद्रकेतुगढ़ और फिर गणेश्वर। तो इनको
उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सम्मिलित है ये बताना है। 2 और 3 सही सम्मिलित हैं, ये और ये। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला की वजह से ख्याति प्राप्त हुई। गणेश्वर को ताम्र कलाकृतियों की वजह से ख्याति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 38, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखैया से। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया गया। अब इसका कारण आर देखते हैं, आइए। कारण आर है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यही होना चाहिए और यही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय पुरातत्वविद का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए, पुरापाषाण काल का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। क्लास कैसी लगी आपको? अपना फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। आपके फीडबैक का हम वेट कर रहे हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ साझा कर दें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।